Hello students, this is lecture number 8 on topic AC circuits. In last lecture, we discussed about the expression for power consumed by AC circuit with resistor, जो था ERMS into IRMS. Power consumed by AC circuit with the inductor, जो 0 था. Power consumed by AC circuit with the capacitor, जो भी 0 था. So when circuit consists pure inductor or pure capacitor, then power consumed by those circuits is zero. So current flows through that circuit without doing the work with the time, and that is why such a current is called as wattless current. Okay, what is power current? Now in today's lecture, let us discuss about the power consumed when AC circuit consists inductor, capacitor and resistor. तीनों, दो एक्टिव कंपोनेंट और एक पैसिव कंपोनेंट. तो डायग्राम में देखो ये प्योर इंडक्टर है, whose inductance is L. कैपेसिटर है, capacitance is C, and resistor है, resistance is R. They are connected in series with the source of AC EMF. E equal to E0 sin omega. ठीक है, तो इस सर्किट में what is the EMF at any instant is E is equal to E0 sin omega t. अगर आप E को E0 sin omega t लेते हो तो I को क्या लेंगे, I0 sin of omega t plus or minus phi, क्योंकि ये फाई जो ये फेज एंगल होता है बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, राइट. हाँ, अगर आप आई को I0 साइन ओमेगा टी लेंगे तो ये प्लस और माइनस फाई यहाँ ई के फॉर्मूला में ऐड करना. कहीं दोनों में से एक जगह आपको प्लस और माइनस फाई कैरी करना है, क्योंकि यहाँ पाई का वैल्यू पाई बाय 2 डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि दोनों प्रेजेंट. तो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? मिनिमम वैल्यू रहेगा माइनस पाई बाय 2, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा प्लस पाई. अगर ये फाई का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 रहेगा तो सर्किट हो जाएगा, करंट लैग कर रहा है. अगर ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 रहेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, करंट लैग कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट. अगर फाई का वैल्यू प्लस पाई बाय 2, ये साइन इसके साथ ही लेना है, ध्यान रहे, इसको नहीं छोड़ना, इसके साथ ही बोला, ये साइन कंसिडर करके बोला. अगर पाई बाय 2 रहेगा तो समझो ये प्लस पाई बाय 2 मतलब करंट लीड कर रहा है, तो सर्किट हो जाएगा कैपेसिटिव. ये एक्सट्रीम वैल्यू रहेगा तो इंडक्टिव, ये एक्सट्रीम वैल्यू रहेगा तो कैपेसिटिव, और अगर फाई 0 रहेगा तो ये सर्किट हो जाएगा प्योर रेजिस्टिव. अभी तीनों अवेलेबल है, तो ये सर्किट पार्टली इंडक्टिव है, पार्टली कैपेसिटिव है और पार्टली रेजिस्टिव है. तो ये सर्किट जो है इम्पेडिव सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिशन है इट इज इंट्रोड्यूस बाय द कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर. तो कंबाइन अपोजिशन को बोला जाता है इम्पेडेंस. सिंपल मैथमेटिक्स है. व्हाट इज द पावर कंज्यूम एट एनी इंस्टेंट? दोनों का प्रोडक्ट लेना, ये दोनों का प्रोडक्ट लिया मैंने, E इंटू आई. उनका राइट हैंड साइड सब्सटीट्यूट, ये मैंने सब्सटीट्यूट किया, साइन ओमेगा टी और ये. Since I0 and E0 are constant, so let me write them outside. Sin omega t, फिर ये प्रोडक्ट. अभी sin omega t को ऐसे रहने दो, फिर ये sin omega t प्लस और माइनस फाइव को स्प्लिट करो यूजिंग द फॉर्मूला sin a प्लस b. sin omega t cos phi प्लस और माइनस cos omega t sin phi. अब ये sin omega t को अंदर एब्सॉर्ब करो, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi प्लस और माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन का. अभी दो टर्म्स हो गए, ये अलग हो गया. अभी यहाँ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग क्लब करेंगे, तो लेट मी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा. सी व्हाट आई डिड हियर. तो ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू टी, ये क्लब होके साइन 2 ओमेगा 2 हो गया. तो ये आपका नया इक्वेशन है. This is the power consumed by LCR circuit at any instant. तो एवरेज पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस इंस्टेंट पावर का इंटीग्रेशन लो ओवर अ पीरियड साइकिल अपॉन साइकिल का जो टाइम इलाप्स है उसको डिवाइड करो. ये आ गया. ये वर्डिंग में नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये पार्ट है. ये मैंने P सब्स्टिट्यूट किया.
तो दोनों टर्म में E0 I0 ये कॉमन है, तो मैंने बाहर ले लिया, अपॉन टी है ये भी बाहर रखा, फिर इंटीग्रेशन इसका लिया। अभी आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि ये एक्सप्रेशन आएगा एट द मोस्ट 3 मार्क के लिए। अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रिप्लेसमेंट क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रिप्लेसमेंट आपको पता है, एंड साइन ऑफ 2 ओमेगा टी ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये हार्मोनिक रेशो है, तो ओवर द पीरियड ये 0, ये कितना रहता है t/2 रहता है। तो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये देखो मैं थोड़ा सा स्प्लिट किया उसको, एक दो स्टेप। E0 I0 बाई टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी, ये अलग कर लिया क्योंकि डी टी उसको दे दिया और फिर इसको दिया, प्लस और माइनस 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई 2 डी टी। वापस यहाँ मैंने कॉस फाई बाहर ले लिया, यहाँ मैंने साइन फाई बाहर ले लिया, E0 I0 टी साइन फाई भी बाहर ले लिया। तो अभी क्लियर दो टर्म्स हो गए। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी कितनी बार देखा है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देने का, अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करोगे अप्रिशिएट करेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको मार्क्स है नहीं, इसके ये मिलेगा। और ये तो हार्मोनिक फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 पे और टी पे सेम रहता है, इसका या इसके इंटीग्रेशन का ये 0, ये अलग, ये हो गया t/2 और ये 0। तो E0 I0 cos phi t इंटू t/2, तो टी कैंसिल हो जाए, ये आ जाएगा। बट E0 बाई रूट टू I0 बाई रूट टू, अगर 2 को स्प्लिट करेंगे तो E0 बाई रूट टू I0 बाई रूट टू ये आ जाएगा, ये RMS IRMS इंटू cos phi। लेकिन ERMS और IRMS ये जो है, दिस इज द पावर कंज्यूम बाय AC सर्किट विद रेजिस्टर, इसको एपरेंट पावर बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ट्रू पावर। सो ट्रू पावर इज इक्वल टू, क्योंकि हर सर्किट में हर टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने एक्टिव कंपोनेंट्स भी लिए और पैसिव कंपोनेंट भी लिए। सो हियर वी आर एबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल पावर कंज्यूम बाय अ सर्किट व्हिच कंसिस्ट एक्टिव एज वेल एज पैसिव कंपोनेंट। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को बोला जाता है ट्रू पावर। ये हमें पता है, ये पावर कंज्यूम बाय रजिस्टर है, इसको एपरेंट पावर बोलते हैं क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। cos phi आ गया। देखो रेजिस्टेंस में भी जब हम लोगों ने ERMS IRMS फाइंड आउट किया था तो वह cos phi नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वह cos phi था जिसका वैल्यू 1 था, इसलिए वो हिडन था। लेट मी गो बैक। की वैल्यू ये देखो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है ना, लेकिन ये 1 है, तो 1 को मैं cos 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 को मैं cos 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ, वेयर 0 इज इन प्लेस ऑफ 5, तो यहाँ cos phi का वैल्यू कितना है, 1 है। इसका मतलब फेज एंगल कितना है, 0 है। और आपको पता है रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल 0 होता है, cos phi 1 होता है, तो यहाँ इसलिए 1 है, इसलिए आपको यहाँ cos phi दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअली रहता है यहाँ पे 1 cos phi। तो यहाँ हमें दो इंपॉर्टेंट MCQ मिले कि रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल 0 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है, जो पावर कंज्यूम होता है वो नॉन रिफंडेबल है, इसलिए इसको एपरेंट पावर बोला जाता है। लेकिन सर्किट में खाली रेजिस्टिव कंपोनेंट्स नहीं होते, दोनों होते हैं, तो आपको ये एक्चुअल फार्मूला मिला। क्योंकि जैसे फैमिली में खाली खर्चा करने वाले नहीं होते, कमाने वाले होते हैं। सो सम मेंबर्स आर एक्टिव, सम मेंबर्स आर पैसिव। ठीक है, तो ये cos phi, दिस इज द पावर कंज्यूम बाय AC सर्किट विच कंसिस्ट एक्टिव एज वेल एज पैसिव कंपोनेंट। ये ट्रू पावर है, ये एपरेंट पावर है। सो ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर का रेशो हो गया cos phi। बट एज वी ऑलरेडी डिस्कस, cos phi को हम लोगों ने पावर फैक्टर बोला, तो हमें पावर फैक्टर का और एक मीनिंग मिला, रेशो ऑफ ट्रू पावर टू एपरेंट पावर, ये मिला। ठीक है, अभी हम लोग ये फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये देखो ये हम लोगों ने इम्पेडेंस ट्रायंगल पढ़ा था, इम्पेडेंस ट्रायंगल में ये फेज एंगल है, ये जो एडजेसेंट साइड ये रेजिस्टेंस था,
अपोजिट साइड था नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC, तो हाइपोटेन्यूज हो गया नेट अपोजिशन, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों का वेक्टर एडिशन, मतलब फेजर एडिशन लेट में से, ये Z आता है, ये फेज एंगल है। तो इस फॉर्मूला से हम लोगों ने R अपॉन Z को लिया था पावर फैक्टर। अभी हमें और एक फॉर्मूला मिला, ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर इज ऑल्सो पावर फैक्टर। अभी देखो, अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव रहेगा तो ये फाई का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब रिएक्टेंस कुछ रहता नहीं, तो R अपॉन Z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। R अपॉन Z 1 हो जाएगा, मतलब R इज इक्वल टू Z हो जाएगा, तो रेजिस्टिव पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, या एनर्जी कंज्यूम होता है। अगर सर्किट प्योर इंडक्टिव रहेगा या प्योर कैपेसिटिव रहेगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अगर सर्किट प्योर कैपेसिटिव रहेगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट में ईएमएफ और करंट में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, तो π/2 हो जाएगा, तो cos π/2 हो जाएगा 0। इसका मतलब इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है, और फेज एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। हमेशा याद रखो, पावर फैक्टर इज नॉट डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय cos फाई। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो cos फाई इज R/Z, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेजोनेंस का मतलब सर्किट में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों सेम हो जाते हैं तब सर्किट में अपोजिशन जो बचता है इट इज ओनली रेजिस्टेंस, तो सर्किट को रेजोनेंस सर्किट बोला जाता है। ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा ये, तो सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा। तो रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल कितना होता है, एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट 0 होता है, तो ये 0, तो ये R/√R² बचेगा, R। तो एट रेजोनेंस या रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर 1 होता है। अगर पावर फैक्टर 1 रहेगा तो ये डिवाइस विद द टाइम एनर्जी को कंज्यूम करता है जो रिफंडेबल नहीं है, तो तभी जो करंट फ्लो होता है इस सर्किट में से, दैट करंट डज द वर्क और हीटिंग इफेक्ट में एनर्जी। अगर सर्किट में खाली इंडक्टर प्रेजेंट रहेगा, प्योर इंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली रहता है नहीं है ऐसे सोचो, तो फाई का वैल्यू प्लस π/2 हो जाएगा, cos फाई 0 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर 0। तो इस सर्किट में जब करंट फ्लो होगा तो करंट विद द टाइम काम नहीं करता है, इसलिए उसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। सेम केस कैपेसिटर में भी आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी एंगल π/2 0 है, राइट। ये वॉटलेस करंट का शॉर्ट नोट कर लो 2 मार्क। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट LC ऑसिलेशंस, ठीक है। थैंक यू।